last segment of India, China, Pakistan, a comparison. Appraisal of developmental strategies of the various countries. Developmental strategies of a country act as a model to others for lessons and guidance for their own development. मतलब हम दूसरी कंट्रीज की स्ट्रैटेजीज से सीख सकते हैं अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो. To learn from economic performance of our neighboring countries, it is necessary to understand the roots of their successes and failures. ये नहीं कि बस जो भी उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट कर लो आंख बंद करके, नहीं. आप देखें कि वो सक्सेसफुल रही कि नहीं रही, शॉर्टकमिंग्स क्या थी, उसका रिफाइंड वर्जन अडॉप्ट कर लो, उसका मॉडिफाइड वर्जन अडॉप्ट कर लो. तो बहुत जरूरी है हमें एनालाइज करना कि पॉलिसीज क्या थी, कितनी सक्सेसफुल रही, और अगर फेल हुई तो क्यों हुई. क्योंकि अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट करी होगी तो पहले तो मतलब एक अच्छी इंटेंशन से ही करी होगी. इम्प्लीमेंटेशन फेलियर के रीजंस अंडरस्टैंड करें तो सेम पॉलिसी कहीं और बेटर वे में इंप्लीमेंट करी जा सकती है और उसका रिजल्ट बेटर हो सकता है. It is necessary to understand the roots of their successes and failures and different phases of their strategies. Though different countries go through their developmental phases differently, let us take the initiation of reforms as a point of reference. अब हम कह रहे बहुत कुछ सुन लिया, अब एक फाइनल क्लोजर ऑफ द कंपैरिजन. स्टार्टिंग पॉइंट रिफॉर्म्स की इनिशिएशन ले लेते हैं. कह रहे कब स्टार्ट हुई चाइना में. रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन चाइना इन 78, पाकिस्तान 88, इंडिया 1991. Let us briefly assess their achievements and failures in pre-reform and post-reform periods. Pre-reform, not pre-independence. So don't mix the two. China did not have any compulsion to introduce the reforms. India was under a compulsion. China was not. China was not under any compulsion to introduce reforms as dictated by the World Bank and IMF to India and Pakistan. They were forced. इंडिया के पास सिर्फ एक हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए थे, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने बोला, वो हमने बोला कि हमें और पैसा चाहिए, लोन चाहिए. आईएमएफ वर्ल्ड बैंक उन्होंने कहा दे देंगे, कुछ कंडीशंस फॉलो हमारी माननी पड़ेंगी आपको, तो हम दे देंगे. तो वो कंडीशंस ही तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी. इंडिया एंड पाकिस्तान वर फोर्स, चाइना वाज नॉट अंडर एनी कंपल्शन. उन्होंने अपनी मर्जी से चूज करा. Both India and Pakistan introduced economic reforms under external pressure, but some adverse situations of the economy prior to 1978 forced China to go into reforms. कह रहे उनका वैसे इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी, तो उस प्रॉब्लम की वजह से उनको ये पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ी. कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था, उन्होंने खुद ही डिसाइड करा. कह रहे नहीं हो पाएगा. मतलब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में बेसिकली क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस. तो इन्होंने क्या नाम दिया उसको, ओपन डोर पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए. तो ग्लोबलाइजेशन ही तो हुआ, लिबरल अप्रोच ही तो फॉलो करनी पड़ेगी. अगर आप बाहर के लोगों को पैसा तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर यू आर लिबरल इन योर अप्रोच. प्राइवेटाइज करनी पड़ेंगी चीजें, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रख सकते. चाइना ने अपनी मर्जी से करा. प्री रिफॉर्म पीरियड तो सर अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था तो व्हाट लेड चाइना टू अडॉप्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. क्या जरूरत पड़ गई, एडवर्स सिचुएशंस ऑफ द इकोनॉमी. क्या सारे उनके फेल हो रहे थे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, सब फेल हुए थे. There had been massive extension of basic health services in rural areas. Pre-reform period क्या हुआ था, through the commune system, there was more equitable distribution of food grains. Despite extensive land reforms, collectivization, the Great Leap Forward, and other initiatives, the per capita grain output in 78 was the same as it was in 50s. Efficiency में कोई change नहीं आया, तो फेलियर ही है. In 1978, the then government of China was not satisfied with the slow pace of economy and lack of modernization under the Maoist rule.
They felt that my vision of economic development had failed. As a result, number of reform measures were introduced in 1978. क्या बोलते हैं इसको? ओपन डोर पॉलिसी का नाम दिया. जैसे हम एलपीजी बोलते हैं, वहां पे उसका नाम दिया ओपन डोर पॉलिसी. तो प्री रिफॉर्म पीरियड ये कुछ चीजें इंप्रूव हुई थी, बट इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बहुत स्लो थी. पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, each reform measure was first implemented at a smaller level and then extended on a massive scale. Development of infrastructural facilities in the areas of education and health, land reform, long existence of decentralized planning, and existence of small enterprises helped positively in improving the social and income indicators. Agricultural reforms, handing over plots of land to the individuals for cultivation, brought prosperity to a vast number of people. It created conditions for subsequent phenomenal growth in rural industries and built up a strong support base for more reforms. So just read once. Theoretical है, but dates तो याद करनी पड़ेंगी. बाकी why were the reforms introduced? ये एक important question बन जाता है. पाकिस्तान के बारे में, in Pakistan the reform processes led to worsening of all economic indicators. क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो थी ही नहीं ना. मतलब जहां दरवाजे खोले वो कंपटीशन फेस नहीं. इंडिया भी इनिशियली प्रॉब्लम में आई थी कि मतलब कंपटीशन फेस करने के लिए क्वालिटी गुड्स होने चाहिए ना, तो इंपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स तो गए ना. फिर क्या, लेकिन चाहिए फॉरेन करेंसी, क्या करेंगे, हमें पेमेंट्स करनी है इंपोर्ट्स के लिए, तो फॉरेन करेंसी चाहिए. जो भी है, initially Pakistan, it led to worsening of all the economic indicators because of reforms. As compared to 80s, the growth rate of GDP and its sectoral constituents decreased in 90s. 88 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई ना, 90 में GDP growth rate गिर गया. The proportion of poor in 60s was more than 40%, which declined to 25% in 80s and started rising again in 90s. The reason for slowdown of the growth and re-emergence of poverty in Pakistan, important question बन जाता है. Agricultural growth and food supply situation was based on good harvest and not on institutionalized process of technical change. When there was a good harvest, the economy was in good condition. हमने पढ़ा था, क्योंकि इनके पास लैंड सबसे ज्यादा अवेलेबल थी, तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा थी, and they were dependent on good harvest. So technical reforms cannot improve your agricultural sector to an extent because they are hugely dependent on favorable climatic conditions. The economy was in good condition. Kab? When there was a good harvest. When it was not, the economic indicators showed stagnation or negative trends. So agricultural foreign exchange is an essential component for any country, and it is always preferred to build foreign exchange reserves through exports of manufactured goods. However, in Pakistan, most of the foreign exchange earnings एक्सपोर्ट से नहीं आ रही थी. किससे आ रही थी? रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड. रेमिटेंसेस क्या होते हैं कि कोई दूसरी कंट्री में आप काम कर रहे हैं, वहां से पैसे भेज रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल एड आ रहा है. पैसे मतलब एड होता है कि हेल्प, एक होता है बोरोइंग्स, वो होता है लोन. फाइनेंशियल एड हेल्प, असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो फॉरेन इनफ्लोज का फॉरेन एक्सचेंज बीओपी एक चैप्टर करा था पिछले जन्म में, तो उसमें था ना व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो इनफ्लो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है, रेमिटेंसेस भी हो सकता है. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से हो रहा है, तो आपकी इनकम ग्रो हो रही है. रेमिटेंसेस है तो पैसा तो आ रहा है, इनकम नहीं है. इनकम नहीं है. They were remittances in the Middle East and exports of highly volatile agricultural products. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आ रहा था, इनसिग्निफिकेंट था. क्यों? करे कभी फेवरेबल हार्वेस्ट हो गई तो आ जाएगा. वॉलेटाइल है, कंसिस्टेंट नहीं है, रिलायबल नहीं था ये कोई सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. However, during the last few years, Pakistan has recovered in its economic growth and has been sustaining. But this is as per 17, 18, 19 डेटा. पोस्ट कोविड फिर वहां पे काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए. पोस्ट कोविड वहां पे फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए.
As per annual plan of 1920, GDP registered a growth rate of 5.5% in 1718, highest when compared to the previous decade. So 1718 में improvement आई, but of late fair problem post COVID. While agriculture recorded growth rate far from satisfactory level, industrial and service sectors grew at 4.9 and 6.2% respectively. सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है. Many macroeconomic indicators began to show stable and positive trends. But अब यहाँ पे आ जाती है इंटरेस्टिंग बात कि latest, but due to COVID-19 and consecutive natural disasters, Pakistan's economy is in a peril state again. ठीक है ना. तो ये हो गया आपके नॉलेज के लिए कि भैया 17-18 में इम्प्रूवमेंट हुई थी, अब लेकिन पोस्ट कोविड और बाढ़ आ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा से ही रही है, पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन अ पेरिल स्टेट अगेन, अनस्टेबल इकोनॉमी है. फिर क्या कहना चाहेंगे, कंक्लूजन क्या है आपका?